Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। शुरू करते हैं पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। पहला सवाल, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, बहुत ही कॉमन बात है। अब साइंस वर्ड कहां से आया? साइंसिया। तो साइंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना, यानी कि टू नो। और उसी तरह फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है, फ्यूसिस से बना फिजिक्स, जैसे साइंसिया से बना साइंस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये तो हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन में ही है। अब कुछ नेचुरल फिनोमिना हम लोग अपने सामने लिख लेते हैं, जैसे सनराइज, सनसेट, सूरज का उगना डूबना, सीजन का साल भर में रिपीटिशन करना, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। वैक्सिंग वेनिंग ऑफ मून का मतलब है मून का बड़ा छोटा होना, है ना। जब मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, अमावस्या जिसे कहते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं न्यू मून। और जब आपका मून पूरा पूरा दिखाई देता है, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, उसे बोलते हैं फुल मून। आप मुझे बताइए कि कौन सा एक्लिप्स न्यू मून से संबंधित होता है और कौन सा एक्लिप्स फुल मून से संबंधित होता है, कमेंट्स में लिखिए। और फिर रेन, थंडर और लाइटनिंग, ये सब ऐसी चीजें जो हमारे आसपास होती ही रहती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, द लिस्ट इज इनफाइनाइट। उन्हें हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। इन्हीं नेचुरल फिनोमिना को हम फिजिक्स के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस से रिलेटेड कोई भी स्टडी हो, उसे हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आगे रखते हैं दुनिया के सामने। तो इस स्टेप के सीरीज को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। और इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं। अच्छा, ये 4 स्टेप और ये 5 स्टेप अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग बुक्स का वर्जन है लिखने का। ऐसा लिख रही है न्यूटन फिजिक्स या कुमार मित्तल, और ऐसा लिख रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड लिखी है इन्होंने, काफी मतलब बेसिक बच्चों की तरह लिखा है, लेकिन इन्होंने ज्यादा डिटेल तरीके से बोला है। अब देखो, पहला स्टेप कह रहा है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। हम लोग एग्जांपल लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी को। तो सबसे पहले न्यूटन ने भाई देखा कि एप्पल गिर रहा है, यही एक ऑब्जर्वेशन रहा। देख बहुत लोग रहे थे कि एप्पल गिर रहा है, लेकिन न्यूटन ने उसको साइंस से जोड़ने की कोशिश की कि भाई ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, हर बार वर्टिकल डायरेक्शन ही क्यों ले रहा है, इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है, और इधर उधर कब जा रहा है, जब हवा चल रही है। इस तरह की चीजें उन्होंने बार बार देखी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो उनका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन जो था वो थोड़ा वैलिडेट हुआ। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अपने रीजनिंग देने के लिए कुछ बातें लाना चाहते हैं, तो उसमें वैलिड और इनवैलिड स्टेप्स को देखते हैं। जैसे कि भाई अगर इसमें अर्थ काम कर रही है, मून काम कर रहा है, तो क्या इसमें एक स्टोन और दूसरा बड़ा स्टोन काम कर रहा है कि नहीं, उनके बीच में भी ग्रेविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस चीज को उन्होंने टेस्ट किया। अब जब एक बार रीजनिंग बन गई तो उन्होंने कुछ फॉर्मूला तैयार कर दिया। कैसा फॉर्मूला तैयार किया? F इज इक्वल टू GMM/R²। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई कि भाई हमने गिरते हुए एप्पल को एक फॉर्मूले में प्रेजेंट कर दिया, और ये फॉर्मूला एप्पल और अर्थ में भी वैलिड है, सन और मून में भी वैलिड है, सन और अर्थ में भी वैलिड है, अर्थ और मून में भी वैलिड है, पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। तो भाई मेरा फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला, ऐसा न्यूटन जी ने कहा। अब इसी चीज को ग्राफिकली भी टेस्ट किया गया, तो ये सब मैथमेटिकल मॉडल में आ गया। फिर वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। उसमें आइंस्टीन ने बोला कि कुछ कुछ एरियाज हैं
जहां पर न्यूटन का ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उसको चैलेंज किया, तो फिर नई थ्योरी बनी, रिप्लेसमेंट ऑफ थ्योरी हो सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी हो सकती है। तो ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए वर्ड बाय वर्ड। सर फिजिक्स का स्कोप कितना है? भाई बहुत ज्यादा स्कोप है। कैसे? लेंथ देखो, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है और अपना यूनिवर्स जितना हमें दिख रहा है वो इतना बड़ा होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, मास ऑफ सन इतना एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो। वैसे आप कमेंट्स में बताइए, सन का मास लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है? ठीक है, सन, मैं भाई सूर्य देव की बहुत इज्जत करता हूं, इस पूरे चैप्टर में सूर्य की चर्चा होती रहेगी। टाइम टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 10⁻23 सेकेंड। न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या? यही इतनी डिस्टेंस है ना, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 10⁻23 सेकेंड, यानी बहुत ही छोटा। और लाइफ ऑफ सन जो है बहुत बड़ा है। अब वैसे तो लाइफ ऑफ यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा है, हमारी लाइफ सन के लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। 10⁻18 सेकेंड थोड़ा मजा नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। आप समझ लीजिए 10 अरब साल, इतनी एज है अपने सूर्य देव की। आप फिर से कमेंट्स में एक और काम करिए कि सन की कितनी लाइफ बीत चुकी है? 25%, 50%, 80% या 10%? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है सन की कितनी लाइफ बीत चुकी। तो आप देखिए कि इतने अलग अलग डायमेंशंस में कितनी ज्यादा रेंज है ना। अभी तो और चीजें मैंने लिखी नहीं है, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम नहीं लिखा है। उधर इतनी ज्यादा रेंज होने के बाद भी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद भी, कुछ बेसिक लॉज हैं जो सब कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। उनमें से एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसा ही एक और लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो काफी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, कितनी भी डाइवर्स वो हो जाए। ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिए।